और कुछ नहीं होगा सर। यूरिया में क्या चीज होता है सर उसको? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मारता है? नाइट्रोजन मारता नहीं है सर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एक स्टेज डिसरप्ट कर देगा। जब आपका ये एक आप ऐसा रखो, एक थैला इसमें 64 अंक है, ठीक है जी। अब वो जो एक्सेसिव नाइट्रोजन हो जाती है तो वो जो ये जी लीज को खत्म करके इनकी जर्मिनेशन को रोक देती है जी, वो उसको जर्मिनेशन स्टेज पे ही नहीं आने देगी। तो उससे आपका काफी ज्यादा जो इनोकुलम है ना जो पिछले साल का, जैसे पिछले साल भी यहाँ पर इन इलाकों में स्कैब बहुत थी, तो इन्हीं आप लोगों ने जब स्प्रे शेड्यूल फॉलो किया तो सीजन में तो हम सारे करते हैं, ये फंजीसाइड वो फंजीसाइड दब के कर रहे हैं सर। लेकिन जब वो पतझड़ हो जाती है उसके बाद कोई नहीं सोचता 2.5-3 महीने की वो स्कैब थी कोई बीमारी या फिर मार्सोनीना कोई बीमारी थी, और वहीं से वो बीमारी दोबारा शुरू होगी साहब आपके बगीचे में। वही एस्कोस्पोर बढ़िया जगह बैठेगा, धीरे धीरे फैलेगा, फिर बंदे आते हैं कि यार 3 दिन पहले नहीं था अब चौथे दिन क्यों दिखने लगा। तो साइकिल डिसरप्शन जहां करनी है वहां सबसे पहले उस जगह पे करो जहां पर वो मल्टीप्लिकेशन फेज में ही नहीं है, उसकी तो संख्या सीमित है ना जी। उस टाइम वो कहीं और नहीं दौड़ेगा, किसी और बीमारी में नहीं लगेगा, किसी पेड़ में नहीं फैलेगा, तो वहां वो कंट्रोल करना ईजी है। नॉर्मली क्या होता था एक जमाने में, ऑर्चर्ड सैनिटेशन में पत्तियां इकट्ठी करके हम लोग एक जगह पे पहले फूंक देते थे, अब जलाने पे बैन है। तो कृपया उनको इकट्ठा करते हैं तो थोड़ा बहुत यूरिया डालो उस गड्ढे में और उनको पन्नी लगा के आप सर्दी की धूप में बढ़िया तपने दो। अगले साल के लिए आप उसको बाकायदा थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट बन जाएगी आप लोगों की। फिर आते हैं सर फंजीसाइडल कंट्रोल्स पे। जब आपकी सिल्वर टिप आती है, अब एस्कोस्पोर की जर्मिनेशन शुरू हुई वहां पर सर, तब भी वो लिमिटेड है। अगर आप तब उसको इनिशियली कंट्रोल करते हैं, तब आप फंजीसाइडल स्प्रे ढंग से करते हैं, तो आपके पास इनिशियल इनोकुलम कम हो गया ना जी, तो फैलने की क्षमता तो रुकेगी। अदरवाइज जब इसके बाद ये वाला मौसम आ जाता है जब वो पत्तियों पे पूरी तरह फैल गया और अब वो फ्रूट की ओर दौड़ने लगता है, तो फिर आपको रेगुलर 7-8 दिन में स्प्रे करनी पड़ेंगे सर, आप इसको नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हमारे स्प्रे शेड्यूल में नॉर्मली जो जितने भी बागवान होते हैं वो क्या करते हैं, ये जोल ग्रुप को लगातार फॉलो करते हैं। आज स्कोर हो गया, कल को दूसरा जोल हो गया, फिर डाइफेनकोनाजोल हो गया, फिर टेबुकोनाजोल हो गया, लगातार 3-4 स्प्रे। जब भी कोई जोल ग्रुप आप स्प्रे करते हैं उसके बाद 2 स्प्रे किसी और फंजीसाइड की लो जो बीमारी तो कंट्रोल करती हो पर जोल ग्रुप की ना हो। क्या रेजिड्यूल आते हैं इनसे? नहीं सर, देखो जोल ग्रुप जो है ये एक ही लाइन की, एक ही केमिस्ट्री या एक ही ग्रुप की फंजीसाइड्स है। अब जब आप इन फंजीसाइड्स को एक ही ग्रुप के को करोगे तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए रेजिस्टेंस बिल्डिंग देगा जी। नॉर्मली जब आप लगातार जोल ग्रुप्स में अगर आप देखें कई बागवानों का रहता है या कई लोगों का रहता है कि यार लास्ट ईयर तो इन्होंने 3-4 ने बड़े धमाकेदार रिजल्ट दिए हैं, हो रहा है ना जी, पर इस साल नहीं आ रहा फर्क हुआ अपने कुछ नहीं, ये तो दवाई बेकार हो गई या कंपनी ने माल बदल दिया। पर हम लोग खुद क्या करते हैं, लगातार उसके पहला स्प्रे भी वही, दूसरा स्प्रे भी वही। इसका एक बड़े क्लासिकल केसेस हैं, कुछ केमिकल जो नोवल केमिस्ट्री के आते हैं। देखो साहब, कंपनीज भी उनकी एक एग्रेसिव मार्केटिंग करती है, उनके बारे में सबको लेके जाती है और उनके इफेक्ट भी दिखते हैं। पर बागवान और हम लोग क्या करते हैं कि उनको लगातार 3-4 स्प्रे में एक ही केमिकल चला है। नॉर्मली कोई भी केमिकल 2 स्प्रे के बाद लेके आओ दोबारा रिपीट में, कोई अगर आपने करना है। रेपिटेशन जितना ज्यादा एक ही केमिकल का करोगे तो रेजिस्टेंस बिल्डिंग आती जाएगी। अब सपोज करो आपने किया जी स्कोर, उसके बाद उठा लिया डाइफेनकोनाजोल, फिर आ गया जी आपका टेबुकोनाजोल, तीनों में जोल लगा है साहब। अब स्कोर से पड़े जी उसके 100 में से 50, पर 50 में जोल ग्रुप के लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ गई। अब आप ले गए जी डाइफेनकोनाजोल, उसने उन 50 में से 10 मारे पर 50 और पैदा कर चुके हैं अपने अंडे से, जो उतनी डोज प्लस डाइफेनकोनाजोल के उतनी डोज के रेजिस्टेंस में आ गए। अब आप अगर ऐसे 14-15 स्प्रे करोगे तो आपके इफेक्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे साहब, बिल्कुल केमिकल्स यूजलेस। सेकंड थिंग है आप लोगों की, जो देखो साहब, जो मैंने भी देखा, जो हमने भी वो किया, हमारा ने बड़ा
सिंपल वो बन गया है कि अगर 30 ml की डोज लिखी है तो हम कहते हैं ठोको 40 ml 50 ml। पर वो जो रिजल्ट्स या जिस पे वो रिकमेंडेशन आती है ना जी डोज की, वो आती है जिसपे सबसे ज्यादा बढ़िया इफेक्ट उस केमिकल का जिस डोज पे पाया गया। अब हमारी टेंडेंसी बन जाती है ये जहर है तो ये जहर और ज्यादा खिलाओ तो और जल्दी से मरेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं जी, जो हमारे चलो अपने गांव की बात करूं तो स्कोर जो हमने शुरू भी किया ना, वो पूरे ड्रम में हमने 50 ml से किया। उसका क्या क्या रिजल्ट वो रहे होंगे उस पे भी आप बोले सर। 50 से ही शुरू हुआ है ना सर देखो 30 की डोज रिकमेंडेड है, 50 भी हो रहा है, 60 भी हो रहा है, मुझे पता है, हमारे पास लोग बता रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हो, और ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो बताने वाला है यार उसने वो डोज रिकमेंड की है। लेकिन देखो जब भी आप कोई भी दवाई का डब्बा लेते हैं ना, हर डब्बे में एक वो पतला जैसी 25 टंगी होती है, उसको खोलो, उसमें 100 लीटर की डोज कंपनी के लेबल क्लेम की दी होती है। मेरा विश्वास ना करो, डीलर का विश्वास ना करो, पर वो बोतल पे हमेशा लिखा जाता है, 2 तरह से डोज लिखी होती है जनाब, प्रति एकड़ या 100 लीटर। अब 1 एकड़ में लगता है जनाब आपका 1000 लीटर पानी स्प्रे का, 1 हेक्टेयर में लगता है 2000 लीटर, तो उसमें लिखा होता है इतना एक्टिव इंग्रेडिएंट डालना है, उससे निकाल लो। छोटी जैसी मेहनत लगनी है साहब, परसेंटेज की मेहनत लगनी है, क्योंकि अगर आप लोग वो पर्ची पढ़ के काम करेंगे तो आप लोग काफी हद तक अपना, देखो अब स्कोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, डोज आती है जी 30 ml की, आपने पहले से ही उसको 50 ml देना शुरू कर दिया। अब जब वो 50 ml में एक्टिव इंग्रेडिएंट उसका चला गया, कितना है स्कोर में, चलो ए है, पर 50 ml में 1.9 टाइम्स ऑफ ए चला गया, तो उसको तो खाने की आदत होगी, जो उसके रेजिस्टेंस आ गई, वो अक्सर ये बोलेगा कि इतनी तो खिला वरना नहीं मरूंगी। भूख अगर 4 रोटी की है तो आप 3 खिलाओगे तो भूख कराएगा, बोलेगा और खाऊंगा, वो और एक्सपेंड करेगी जी, और पतियों की हो। अब कॉन्सिक्वेंटली चलो आपको पहली बार तो कंट्रोल मिलता है, बट एवरी टाइम यू, जब भी आप वो स्प्रे करते हैं ना जी, तो आपका इकोनॉमिक्स दुगना हो चुका है स्प्रेज का। इन चीजों के सिवाय खाली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे पास ये जी स्प्रेयर्स होते हैं, इनके आगे एक वो चुन्नी लगी होती है जिसके छेद से धार बनती है ना जी, अंदर को नीचे लगी होती है। कोई भी बंदा उस 20 रुपए की चुन्नी को रिप्लेस नहीं करता है। हम पावर स्प्रेयर ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, 25,000 27,000 होंडा का है, फलाना है, वेरी गुड क्वालिटी। बंदे के 70-80 ड्रम होने के बाद उस चुन्नी को भी चेंज करेंगे ना, तो भी आपका केमिकल डिपोजिशन और स्प्रे ड्रॉपलेट साइड कंट्रोल में रहता है। आप लोग बोलते हैं स्टिकर लगाना है, स्टिकर का काम क्या होता है, जोड़ेगा ना जी उसको। पर अगर आपका ड्रॉपलेट साइज छोटा है, प्रॉपर साइज का है, तो स्टिकर क्यों लगेगा, वो पहले ही कोलोइडल सॉल्यूशन छोटी बना के फेंकेगा। हमने पावर स्प्रेयर लाए या जितने भी, इनका एक सबसे बड़ा मेजर काम ये होता है कि ये ड्रॉपलेट साइज छोटा रखते हैं। अगर आपका ड्रॉपलेट साइज छोटा है तो आपका लो वॉल्यूम या अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर रहेगा, केमिकल कम लगेगा, पानी कम लगेगा। हर बागवान की मुश्किल ही होती है, यार इतना पानी कहाँ से लेके आना। तो अगर आपका मतलब मिस्ट से, जी मिस्ट से आपका मतलब, हाँ सर, एक सेकंड सर, सर नमस्कार जी, जी सर दे दिए हुए सर, मैंने, हमने लेटर भी दिया है, नीचे मैंने खुद लेटर दिया है जब मैं पीछे आता हूँ। ये सारे कागज जिस तरह से उन्होंने बोले थे बनवा के दिए। तो हमारे को तो दिया ही नहीं सर अभी तक। मैं दे चुका हूँ सर अकाउंट, मैं ये कल सुबह करता हूँ सर। मिस्ट स्प्रे, हाँ, वो ड्रॉपलेट साइज जितना छोटा रहेगा तो वो उतनी ज्यादा वो फैलेगी ना, चिपकेगी भी उतनी बेहतर।
और आपके हिसाब से स्प्रे का पर बीघा कैलकुलेशन हो सकती है या पर प्लांट्स के एक ड्रम हम कितने तक पहुंचा दें, क्योंकि एक लोगों के बीच ये है कि भाई सर मैंने बोला इसमें ड्रम बढ़ा एक के। हेक्टेयर 2000 लीटर, 1 हेक्टेयर की कवरेज 2000 लीटर की रखी जाती है। 2000 लीटर का मतलब हुआ जी आपका 12.5 बीघा में 10 ड्रम, 10 ड्रम। क्योंकि अभी तो जो आप करते हैं स्प्रेज वो करते हैं फुल मिलाना है। डॉक्टर साहब ये जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि एक एवरेज है ये इसका, और बाकी डिपेंड करता है प्लांट की कितने बड़े प्लांट्स हैं। कईयों के छोटे प्लांट होंगे तो ऑब्वियसली उनका वॉल्यूम पर एरिया कम हो जाएगा स्प्रे वॉल्यूम, और जिसके बहुत बड़े प्लांट्स होंगे बाकी एक जो थंब रूल है वो ये है कि आप और डॉक्टर जब साहब थोड़ी थोड़ी बूंदे गिरने लग जाए तो स्टेज होता है। राणा जी एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, जो नेटिवो चला है आज, क्या आप ये क्लियर करेंगे हमारे को कि जी उसकी उसमें जो 50% है और जो अदर मार्केट में हमारे को 25% टेबोकोनाजोल है, उसको हम कैलकुलेशन कैसे करें? क्योंकि मेरे को जो आइडिया है, क्योंकि मैं शायद पहला आदमी था जी नेटिवो डालने वाला, मैं अम्बाला से लाया था, यहाँ नहीं था उस टाइम, तो 80 ग्राम की रिकमेंडेशन थी और वो आज मेरे हिसाब से 100 और 120 से नीचे शायद हमने किसी ने नहीं किया शुरू। सही बोल रहा हूँ मैंने? 100 और 120 ग्राम से शुरू किया हमने, तो वो परसेंटेज कितनी हाई गई और उसके नेगेटिव, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ऐसा डाटा भी है जी जिनके नेटिवो से भी रिजल्ट नहीं आ रहे, और कुछ फार्मर ऐसे भी है जो 2 और 3 स्प्रे कंटिन्यूसली नेटिवो की रिपीट करते हैं, बाकी कोई स्प्रेज नहीं करते। तो उसका क्या लॉन्ग टर्म और कितना इफेक्ट पड़ेगा ये भी आप क्लियर कीजिए। ये एक क्लियर पांचटा जी ने एक बात बताई कि यार नेटिवो में है 50%, टेबुकोनाजोल एक टेबूज आता है या पॉलीक्योर आता है उसमें 25.9%, इस तरह से कैलकुलेशन है, या आप शमीर में वो तो उसमें है 9.1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्मुलेशन में कितना परसेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है, फर्क इससे पड़ता है कि आपके जो स्प्रे सॉल्यूशन है फाइनल स्प्रे सॉल्यूशन में उसमें क्या कंसंट्रेशन है, आप क्या कर रहे हो। नेटिवो आप 80 ग्राम्स कर रहे हैं जो रिकमेंडेशन है, उसमें 50% है टेबुकोनाजोल, पर शमीर हम कर रहे हैं 500 ml लेकिन उसमें 9% है। फाइनल जो टेबुकोनाजोल का कंसंट्रेशन हुआ वो तो वही रहा, क्योंकि उसमें 5 टाइम उसमें हायर कंसंट्रेटेड है और यहाँ पर 5 टाइम आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, यहाँ पर 80 ग्राम कर रहे हो, वहां पर 500 ml कर दे रहे हैं शमीर का। तो क्योंकि उसमें कैप्टान उन्होंने मिक्स करना था इसलिए फॉर्मुलेशन उस तरह से बनाई गई कि वॉल्यूम, क्योंकि कैप्टान 600 ग्राम डालना है तो उसी हिसाब से जब इसको मैं इकट्ठा एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना उसमें, इसीलिए उन्होंने टेबुकोनाजोल की कंसंट्रेशन कम कर दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दवाई में कितना कंसंट्रेशन है, फर्क इससे पड़ता है कि आप फाइनल वो जो स्प्रे सॉल्यूशन है उसमें आपका क्या कंसंट्रेशन रहता है। जहां तक इन्होंने एक दूसरी बात बोली कि भाई हायर कंसंट्रेशन लोग यूज कर रहे हैं जबकि रिकमेंडेशन 80 ग्राम्स का था, तो देखो लोअर कंसंट्रेशन का ये हार्म होता है, अगर आप बहुत लो डालते हो तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है धीरे धीरे धीरे, आप लो कंसंट्रेशन डाल रहे हो बार बार। इसमें क्योंकि स्ट्रोबुलिन है और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो एक पर्टिकुलर जो डिजीज साइकिल है उसके पर्टिकुलर पॉइंट को इनहिबिट करके डिजीज कंट्रोल करता है, कोई आगे स्ट्रोल जो लाइफ साइकिल है उसकी फॉर्मुलेशन नहीं होने देता। सब दवाइयों के अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। जहां तक स्ट्रोबुलिन की बात है उसमें एंटीबायोटिक्स की तरह जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप होती है, पर अगर कॉन्टिन्यूसली आप कम पीरियड के अंदर ज्यादा स्प्रेस करें होता है। हायर कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा लॉस ये है कि आपके जेब से पैसे निकल जाते हैं उससे क्योंकि वो हायर, एक टाइम था स्कैब मैनेजमेंट में सिंगल एप्लीकेशन डोज ट्रीटमेंट चलता था। अगर आप 80 के दशक की बुक्स पढ़ो तो उसमें सिंगल एप्लीकेशन डोज चलाते थे, वो सर्दियों में जो आपका ये सिल्वर टिप से लेकर टाइट क्लस्टर स्टेज है उस बीच वो सिंगल एप्लीकेशन डोज मतलब हायर कंसंट्रेशन, इवन कैप्टान 800 ग्राम्स पे उस बीच रिकमेंडेड है कि भाई इसको हायर कंसंट्रेशन पे सिंगल एप्लीकेशन डोज किया है और कंट्रोल करा जाए, क्योंकि उस टाइम हमने इरेडिकेट करना था। आज बहुत अच्छे मॉलिक्यूल अवेलेबल है, स्ट्रोबुलिन्स अवेलेबल है जिससे हम बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं स्कैब का। तो ये पानी का वॉल्यूम एक प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों की, बिल्कुल, क्योंकि किसी को पता नहीं है। पानी के वॉल्यूम का हमने ड्रम आपके 220 लीटर के भी है, 230 लीटर के भी है, कोई ज्यादा चौड़े है कोई ज्यादा लंबे है। तो आप ये नहीं ले सकते कि यार इतना छोटा मैं कम करूंगा तो 200 लीटर हो जाएगा। आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 3.14 या 22/7। आर स्क्वायर जो आपका रेडियस है उसका स्क्वायर लेना है, ड्रम है उसका रेडियस ले लो उसका स्क्वायर कर लो, इंटू एच। एच है हाइट, ये है सिलेंडर का
वॉल्यूम मेजर करने का एक तरीका। उससे आप सारे अपने जो सेंटीमीटर यूनिट ले लो, उससे आप अपने ड्रमों के वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें मार्क कर सकते हैं कि ये 200 लीटर पे इतना मेरा पहुंचता है। यही फॉर्मूला है कि सिलेंडर से आप सब ड्रमों का वॉल्यूम निकाल सकते हो। 1 लीटर कम रख लेना पर 1 लीटर ज्यादा नहीं। एक बार इसको मार्क कर दो वहाँ पे 200 लीटर पे, उससे 1 लीटर कम भी कर दो। वन टाइम मेहनत है, एक टाइम की बात है। सारी सब्जी में जब कट करते हैं लाल से पीले रंग आने से लगा दिया। और डॉक्टर साहब एक जो अभी चला है कि 27 दवाइयाँ जिसमें लगभग 10 से 12 जो हमारे रेगुलर शेड्यूल में थी या नॉन इन आप लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी, जब वो हट जाएगी हमारे स्प्रे शेड्यूल से, तो जो नए मॉलिक्यूल्स है क्या वो स्कैब, अल्टरनेरिया, मर्स और रीना के लिए उतने ही कारगर है जितना फेथ हम कार्बेंडाइजिम, मैनकोजेब इस पे करते थे, या जो बंद हुई है वो किस वजह से हुई है? क्या आप इस पे भी बोलेंगे हमें कुछ? देखो ये जो काम शुरू हुआ था 27 फंजी दवाइयाँ थी जिसको अभी बैनिंग में डाला है और 45 दिन का अपीलिंग टाइम दे रखा है, गैजेट ऑफ इंडिया में छप गया है। 2012 में ये काम शुरू हुआ था। उस टाइम क्या किया गया कि इकोलॉजी से जगह जगह से सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं जो इकोलॉजिस्ट होते हैं। जब इकोलॉजी में जैसे आप एल्गी से लेंगे, लाइकन से सैंपल्स लेंगे, वाटर बॉडीज से, जहां पर भी वनस्पति है या फॉरेस्ट से सैंपल लेंगे, जब इसमें एक जो क्रिटिकल स्टेज है रेजिड्यूज की, उससे ऊपर जब आने लग जाता है रेजिड्यूअल लाइफ या जिसको पेस्टिसाइड का रेजिड्यू मिलने लग जाए, तो उसको बैन करने की उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इनमें से आप मैक्सिमम देखोगे 27 फंजीसाइड्स में बहुत सारे फंजीसाइड मैक्सिमम बैंड है थ्रू आउट वर्ल्ड। अगर आप एक मैं एग्जांपल देता हूँ, लगभग 700-800 करोड़ की मार्केट थी बासफ की, जो उनका चक्कर वाला बाविस्टिन आता है, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि एथिकल बेस था उनका। उन्होंने कहा कि भाई ये इसके ना रेजिड्यू मिलने लग गया इकोलॉजी में, तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया। लेकिन फर्दर वो क्रिस्टल ने खरीद लिया, वो अलग बात है, उन्होंने मार्केट में ले आए। और ये 2015 में शुरू हुआ काम, और 2012 में शुरू हुआ। 2015 में प्राक्कलन समिति के सामने रिपोर्ट पेश की गई थी कि भाई ये इसके रिजल्ट्स है इकोलॉजी के, ये हमारे पास इन केमिकल के रेजिड्यूज मिल रहे हैं। तो 2018 में फिर से इसके ऊपर रिव्यू किया गया था और 2020 में जाके इनकी बैनिंग का प्रोसेस आगे आपको सामने आया कि गैजेट ऑफ इंडिया में छप गया कि 27 फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स हम बैन कर रहे हैं और 45 दिन का अपीलिंग टाइम दिया गया। और जहां तक इनका सेकंड क्वेश्चन था कि भाई क्या जो नए हमारे पास जो बचे में मॉलिक्यूल है, क्या वो स्कैब को मैनेज कर पाएंगे? ओबियसली कर पाएंगे। हमारे पास बहुत एडवांस मॉलिक्यूल अवेलेबल है, स्पेशली हमारे पास ट्रोपोलिन्स है। ये है कि खर्चा जरूर बढ़ जाएगा क्योंकि ये सस्ते मॉलिक्यूल्स अवेलेबल थे, लेकिन अगर हम आज ट्राई की बात कर रहे हैं कि भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे सेब को, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो इन रेजिड्यू के चलते हमारा सेब नहीं लेती है। अगर उसमें इन चीजों के रेजिड्यूज आते हैं, ऑब्वियसली आते ही है क्योंकि कॉलेज में इतना रेजिड्यू बढ़ चुका है इन चीजों का, तो उसके चलते ये अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन फार्मर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि ये जो बाकी मॉलिक्यूल है थोड़े से कॉस्टलियर है। क्या जो नए मॉलिक्यूल मिलेंगे धांटा जी, या आपके अपने माध्यम से आपने अभी तक सरकार को इंटीमेट किया है या फार्मर ने कोई ये दिया कि जो नए मॉलिक्यूल्स है उसको हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा हमें भी मिलेंगे? बिल्कुल, गवर्नमेंट इसमें देखो प्रयास कर रही है और इसके लिए कर रहे हैं, और रेट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सर्च किया जा रहा है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के रेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाए। इसके लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है और कर रही है इसके लिए, ऑब्वियसली क्योंकि इतने सारे केमिकल विड्रॉ हो जाएंगे तो इसके लिए। और घंटा जी अभी तक आप लोग सारी जगह फील्ड में और आप स्कैब पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस वक्त आप हमें ये बताएंगे हमारे गांव या जो हमारी पंचायत है कि आपको बेस्ट रिजल्ट स्कैब पर किस दवाई के मिले और कहाँ कहाँ आपने ये ट्रायल लगाए थे और किस किस चीज़ें कैसे मतलब एक शेड्यूल जो हमारे फार्मर को मिले, क्योंकि हम लाइव भी जुड़े और बहुत सारे मेरे हिसाब से 800 के करीब लाइव भी सुन रहे हैं, तो सारे को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर देखो डायरेक्ट तो इतना तो नहीं, लेकिन हाँ जब हमने क्या कहते हैं मई में हमने डायग्नोज किया था कि स्कैब आनी शुरू हो गई है, तो ये तो बड़े इजीली कह सकते हैं कि जितना हमने अभी तक लोगों तक मैसेज पहुंचाया है कि एंटी स्कैब केमिकल्स यूज करना शुरू कीजिए, तो इट इज़ अंडर कंट्रोल। क्योंकि अदरवाइज लास्ट ईयर तो यहाँ पर एपिडेमिक रहा है सर स्कैब का। और जो लास्ट ईयर यहाँ स्थिति थी, मेरी टीम तो वही है, उन सबको पता है कि
लास्ट ईयर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी कैंपेन करनी पड़ी थी फॉर द सेम डे। और अगर हम बरसात के ये 15-20 दिन मैनेज ढंग से कर लेते हैं तो वी थ्रू द स्कैब सीजन एंड पाउडर मिल्ड्यू, फिर उसके बाद हमारे लिए पोस्ट हार्वेस्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस ले आउट करने का टाइम आ जाएगा। कंट्रोल हुआ है सर, देखो कई जगह से जितने भी अभी आए हैं, क्योंकि कुछ लोग जैसे करासा से वो साहब थे कल, और कई लोग वो रिपीटेडली दोबारा लेके आ रहे हैं सैंपल की, ये बताओ यार कितना फर्क पड़ रहा है। तो काफ़ी जगह पे देखो ये जो आपने क्या किया था वो जिसके रेसेट पर वो स्कैब पे मैरीगॉन के रिजल्ट भी अच्छे थे, कैप्रिकॉर्न के भी आ गए हैं। तो और हमने एडवाइजरी इशू करवाई थी एक्चुअली सर इस पे उस दौरान जून के लिए स्पेशल, वो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर सबके साथ किए, जिसमें डॉडीन भी है, एंट्राकॉर भी है, और काफ़ी कंट्रोल तो दिखा है सर, काफ़ी बंद हो गया। मगर डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ, और क्वेश्चन मार्क भी है, जो सेपरेट शेड्यूल है हमारे पास, उसमें जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अभी तक ऐड नहीं है, मगर जो ऐड है उस पर नहीं आ रहे। लेटेस्ट एडवाइजरी करवाई थी ना इशू, उसमें लेटेस्ट नहीं, शेड्यूल में देखो हम जो सबसे अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं जो फ्लूपायरोक्साम प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन है, और आप इसके ब्रांड नेम से भी करें क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं पता। मैरीगॉन में फ्लूपायरोक्साम प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। स्ट्रोबलिन्स दोनों ही, चाहे हम शेड्यूल में नेटिवो रेकमेंडेड है फॉर मार्सोनिना एंड अल्टरनेरिया, और जो हमारी मिडल बेल्ट है, लो बेल्ट है, उसमें 3 तरह के इन्फेक्शन एक साथ चल रहे हैं, उसमें स्कैब आ रही है, साथ में मार्सिनिना आ रहा है, साथ में अल्टरनेरिया आ रहा है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इज नेटिवो, क्योंकि वो तीनों के लिए बहुत कारगर काम कर रहा है। हमने ऐसे एरियाज में जहां पर सेब के भी पस्ट्यूल या लेजेंड्स दिखने शुरू हो गए थे, वो अब ड्राई अप हो गए, उसमें वो सुगराइजेशन हो जाती है, जो जब कहीं चोट लगती है सेब पे, तो सेब का एक तरीका होता है कि उसमें सुगराइजेशन कर देता है, उसमें वो डेड सेल्स तैयार कर लेता है ताकि वो उसे बहुत ज्यादा वाटर लॉस ना हो या फंगल का अटैक ना हो जाए। तो वो शुरू हो चुका है, हमने अभी रिसेंटली देवरी घाट में चुंजर एरिया में वो करवाया है, तो वहाँ पर एक्सीलेंट रिजल्ट है स्ट्रोबुलिन से, और वो हमारे शेड्यूल में ऑलरेडी है और हम रेकमेंड कर रहे हैं उसको। चाहे वो अब मिडल और लो बेल्ट में, क्योंकि हमारे पास मार्सोनिना और अल्टरनेरिया दोनों साथ वो भी मैनेज करने हैं हमने, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन इज नेटिव, जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन है। घंटा जी यहाँ पर एक टेबुकोनाजोल पे मेरा क्वेश्चन है, और लगभग शायद 7-8 साल का एक्सपीरियंस भी है या ज़्यादा भी है, कि जो अगर हम लोअर मिडल में हाइट में टेबुकोनाजोल डालते हैं तो हमारे कलर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसका लिंक कलरेशन से है? देखो ये है इश्यूज, देखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका जो ज़्यादातर वॉल्यूम यूज होता है नेटिवो का, वो ज़्यादा पैडी पे है, और पैडी पे हमारे को ग्रीनरी चाहिए होती है, ग्रीननेस चाहिए होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो और अच्छा दाना बने। पर हमारे को सेब में वो उलट पड़ जाता है, उसमें कई बार ये इश्यूज रहते हैं कि आपको कलर की प्रॉब्लम आती है। कई लोगों का ये फार्मर एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक बेस अभी तक सामने नहीं, कहीं हमने ना पढ़ा है ना इस तरह का कहीं सुनने लिखित में कहीं आया, पर ये फार्मर से एक्सपीरियंस है कि भाई हाँ इसमें कलर का प्रॉब्लम आता है। इथरल डाल के भी कलर नहीं आता उस पर, तो इतना कम कलरेशन कर रहा है टेबुकोनाजोल। और एक एक्सपीरियंस ये भी जी, जो लोग टेबुकोनाजोल नहीं डाल रहे हैं उनके कलरेशन पूरे गांव में बेस्ट है, जो डालते ही नहीं है। देखो जिनके बगीचे घने, जहाँ पर प्रॉपर धूप है वहाँ इश्यूज नहीं है, जहाँ पर घने बगीचे वहाँ पर इश्यूज रहते हैं कलरेशन के, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जब स्ट्रीक्स आने शुरू होते हैं तो आप फॉस्फोरस का थोड़ा सा, क्योंकि रोल है इसमें, और फिर जब आप का जब बिल्कुल करीब 25-30 दिन रह गए हैं हार्वेस्टिंग को, तो आप पोटाश का थोड़ा इंक्रीज करें। बाकी सबसे ज़्यादा मेजर है धूप। अगर आपका प्रॉपर एरिएशन और प्रॉपर सनलाइट है अंदर, तो धूप वहाँ पर कलर आएगा ही आएगा। आप देखते हो जहाँ पर आपका एक्सपोज होता है सन के साथ, वहाँ पर आता है अच्छा कलर आता है, वही कारण है। अजेक्सोस्ट्रोबिन का रोल है स्कैब में? एजॉक्सी हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। एक तो ये फाइटो देता है इस पे, रेड गोल्डन पे और दालास पे बहुत ज्यादा बर्निंग हो जाती है, तो अजॉक्सी एप्पल में हम नहीं रेकमेंड करते। और कई वैरायटीज में इसमें फाइटो ना दे के ये साइज को भी चेक करता है, तो इसीलिए एजॉक्सी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में 2-1 कंपनी ने उतार दिए जी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ना जी फार्मर हमारा अवेयर है नहीं जी, हमारे फार्मर्स को पता है कि एजॉक्सी फाइटो देगा, या वो हमारी यही आपको सलाह रहेगी कि आप लोग जब भी खासकर नई तरह की दवाइयों के साथ डील कर रहे हैं, तो आप कृपया साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सलाह जरूर लें।
खासकर अभी पीछे आपने सुना होगा कि शमीर करने से बर्निंग हो गया है या फाइटो हो गया है, येलोइंग हो गई। लेकिन हमने उनकी हर जगह से ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन जब क्वेश्चन हमने फार्मर से पूछे कि उन्होंने और क्या क्या किया, तो हमारे को ये सिमिलैरिटी मिली कि जिन लोगों ने समर ऑयल किया था उसके बाद उन्होंने क्योंकि शमीर में कैप्टान और टेबुकोनाजोल है, या उन्होंने खाली कैप्टान ही किया, कईयों ने 3 दिन का गैप भी नहीं रखा, उसकी वजह से उनको फाइटो आया और उसकी वजह से पत्ते पीले पड़ गए। तो शमीर डिपार्टमेंट के शेड्यूल में रिकमेंडेड है और इसका एज सच कोई हार्म नहीं है, लेकिन जब आप इसको ऑयल्स के साथ करते हैं या ऑयल और शमीर कैप्टान की स्प्रे के बीच में कम पीरियड रखते हैं तो इससे फाइटो आता है, तो ये आप ध्यान में रखें। आजकल का एक और क्वेश्चन आएगा जी कि लोग आपके साइजिंग पे जाने के लिए टॉनिक्स डालते हैं, क्या ये कारगर है या सॉइल मैनेजमेंट से दे या फॉलियर से? देखो जो हमारी जड़ें बनी हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए बनी हुई हैं, जो पत्ते बने हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए बने हैं। सिर्फ 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें न्यूट्रिएंट उसमें सॉइल में उसकी मोबिलिटी बिल्कुल स्लो होती है, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन। इसीलिए हम इसको फोलियर करते हैं। आपने सुना नहीं होगा कि कभी जमाना था जिंक सल्फेट सॉइल में अप्लाई करते थे, लेकिन आज हमारे पास जिंक ऑक्साइड अवेलेबल है फोलियर में, तो हम उसको थ्रू फोलियर देते हैं। 3 ही न्यूट्रिएंट आपको थ्रू फोलियर करने चाहिए, बाकी न्यूट्रिएंट्स आपको थ्रू सॉइल देने चाहिए। खासकर पिछले 3 साल स्कैब के हिसाब से बहुत बुरे रहे हैं, क्योंकि इन 3 सालों में आपका टाइट क्लस्टर से लेकर ये बोलूंगा मैं वॉलनट स्टेज तक बहुत ज्यादा नमी रही है। वो स्कैब के लिए फेवरेबल है, वो एक कारण है कि स्कैब वापस चल के आया है। पर जहां तक फर्टिलाइजेशन का सवाल है, जो हम स्प्लिट डोजेस की बात करते थे कि हम स्प्लिट्स में डालें, एक बार हम सिल्वर टिप स्टेज पे डाल रहे हैं फर्टिलाइजेशन और दूसरा हम चाह रहे थे कि भी हम पेटल फॉल पे फिर वॉलनट स्टेज पे नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करें, तो वो अब हमारे को मिला है पिछले 3-4 सालों से, क्योंकि नमी भरपूर मिल रही है। पर जहां तक स्कैब की बात है, वो हमारे लिए खराब एनवायरनमेंट रहा है, इसी वजह से स्कैब वापस आया हुआ है। तो जहां तक पांचटा जी का सवाल है कि भाई क्या वो न्यूट्रिशन थ्रू फोलियर देना चाहिए तो या थ्रू सॉइल देना चाहिए, मेरे ख्याल से क्लियर है कि आपको न्यूट्रिएंट्स थ्रू सॉइल देना चाहिए। जो मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है थ्रू सॉइल होना चाहिए। सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स है जिनकी मोबिलिटी सॉइल में स्लो है, तो उन्हें आपको थ्रू फोलियर देना चाहिए ताकि आपको एकदम इमीडिएटली बेनिफिट हो। आजकल एक और चलेगा जी इसके बाद ना जी कलरेशन के लिए, तो कुछ लोग बायो पोटाश पे जा रहे हैं, कुछ केमिकल पोटाश पे जा रहे हैं, कुछ सॉइल में पोटाश डाल रहे हैं। क्या पोटाश का रोल कलरेशन में है तो कितना % है, और सुपर का क्या रोल रहेगा अगर हम थ्रू सॉइल देते हैं, और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट किसके आएगी? क्योंकि जी अभी इस साल आपको पता है जी सीज़न लेबर प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं लोग जाएंगे पोटाश की ओर, और पोटाश राइपिंग की ओर भी ले जा रहा है फ्रूट को। हमारे एक्सपीरियंस है, हमारे बीच बहुत बैठे अभी इसके। हाँ जी, तो हम क्या करें जी जिससे कलर में प्रॉब्लम कम आए हमारे, क्योंकि अब हाइट्स में भी प्रॉब्लम आने लगी। जीरदार रॉयल में तो रंग ही नहीं आता अब, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे फार्मर को? देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आपको धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेब के लिए। जहाँ तक अब इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए कि मुझे कलर चाहिए, तो एक तरीका ये हो सकता था पीछे की आप समर प्रूनिंग कर सकते, तो उससे थोड़ा वेंटिलेशन होता। दूसरा तरीका है फॉस्फोरस आपके पौधों में रहे, उसका जो ऑप्टिमम लेवल है, ना कि टॉक्सिसिटी कर दे। इवन पोटाश भी जब टॉक्सिसिटी लेवल पे चला जाता है तो नुकसान ही करता है। ऑप्टिमम लेवल रहे, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सर्दियों में कितना डोज अप्लाई किया हुआ है और अब कितना आप अप्लाई करेंगे। वो मेरे ख्याल से ऑर्चर्ड स्पेसिफिक हो जाएगा। कई ऑर्चर्डिस्ट ने सर्दियों में MOP अप्लाई किया, फिर आपने करीब करीब वॉलनट स्टेज पे SOP अप्लाई कर दिया। अब आप बोलेंगे कि मैं फोलियर कितना करूँ, वो बिल्कुल बंदे के स्पेसिफिक हो जाएगा कि किसने कितना अप्लाई किया। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उनको बताना पड़ेगा कि उनको कितना पोटाश अप्लाई करना चाहिए। जो पोटाशियम का पूछा ना सर आपने, नॉर्मली अगर आप पुराने स्प्रे शेड्यूल भी पढ़े या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के भी पढ़े ना, हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले एक स्प्रे पोटाशियम की चलती है और 15 दिन पहले और उस स्प्रे का काम होता था। जो डेफिशिएंसी अगर पोटाशियम के कारण आ रही है तो सेल इनॉग्रेशन भी करेगा और राइपनिंग भी करेगा। राइपनिंग शुरू होती है तो कलरिंग आपकी अपने आप शुरू होती है। और कई बारी ज़्यादा जल्दी करके किसी में पीलापन भी पड़ता है जी, पोटाशियम क्या
ज़्यादा जल्दी तभी जी क्योंकि लोगों ने सॉइल में भी डाला हुआ है पहले से पोटाश, ऊपर से फिर आप फॉलियर में देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी रैपिंग की ओर ले जाएगा। आता है कई बार ये सब कुछ नहीं। पोटाश, एक क्वेश्चन है जी मेरा आप लोगों से कि पोटाश कलर लाता है, यस और नो? पोटाश कलर देगा जी, आपका राइटनिंग एलिमेंट है। देखो यार, जो मैं कहना चाहूंगा मतलब सुपर। अगर आप इसको आराम से समझे, देखो हर आदमी को प्रजनन के लिए चाहिए ना, राइटनिंग हार्मोन है ना। वैसे पोटाशियम जो के है, इसका काम है एक तो लंबोतरा खींचेगा और ऊपर से जो आपकी साइकिल चली हुई है राइटनिंग की, उसको कंप्लीशन की ओर ले जाना शुरू करेगा, वरना कोई अन्य सी करेगा। तो लंबा भी खींचता है, कलर राइटनिंग की ओर भी लेके जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको ना बहुत पहले स्प्रे कर देते हैं पोटाशियम। उससे क्या होता है, तो कई बार आपको दिखता है कि वो सेब पीलापन ज्यादा ला रहा है, रंग ज्यादा कम ला रहा है। एग्जैक्ट टाइमिंग भी के बारे में भी बताया आप पोटाश के। पोटाश लगभग हार्वेस्टिंग से आपके 45 दिन पहले एक स्प्रे, 25 दिन पहले सेकंड। दो तरह की आ रही है घंटा जी, एक बायो में आ रही है, एक केमिकल में आ रही है, कौन से के बारे में बताएगा? भाई साहब देखो क्या फर्क है? पेड़ खाती बारी पीती बारी नहीं देखता ऑर्गेनिक है या केमिकल है। क्योंकि जी ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है ना जी, 400 रुपए से रेट शुरू हो रहे हैं। अब इसको लूट बोलेगे क्या बोलेगे फार्मर के लिए? फार्मर ये कंफ्यूज है कि डाले कौन सा। देखो आपको डालना सिर्फ पोटाश है, उसका कोई भी सोर्स हो, कोई KOH या जो हम डालते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम क्लोराइड डाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़, या पोटेशियम सल्फेट डाल रहे हैं जो SOP हमारा फोलियर भी आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलना प्लांट को पोटाश ही है, अल्टीमेटली प्लांट ने तो पोटाश ड्राइव करना है। 80 तो आप रुपए किलो का पैकेट मिल जाता है। तभी ना जी, मगर तो मिलेगा जरूरी नहीं है कि आप कहाँ? बायो फार्मर के प्लांट पास करें, तो क्योंकि 800 रुपए का ड्रम ही मिल रहा है। तो ये जो कंसेप्ट हर चीज की कॉस्टिंग है, हर बंदे की अपनी कॉस्टिंग है। क्लोराइड का कलर से लेना देना है जी कैल्शियम का? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का कलरेशन से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। उससे इतना है कि उससे फ्रूट फिनिश अच्छा हो जाता है और आपके फ्रूट में टफनेस होती है और आपका ठोस होता है, उससे आपकी जो टचिंग वगैरह का दिक्कत होती है वो कम हो जाती है और पोस्ट हार्वेस्ट में आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। कलरेशन का क्लोराइड से कोई बड़ा रिलेशन नहीं है। साइज में भी फर्क डालते हैं कैल्शियम के लिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई अर्ली करने से कैल्शियम क्लोराइड बहुत ज्यादा करने से जी हमारा साइज चेक हो जाता है। देखो प्लांट का रिक्वायरमेंट है कैल्शियम, प्लांट लेगा उतना ही जितना उसका रिक्वायरमेंट होगा, आप एक्सेस वो उस हिसाब से ही ऑब्जर्व करता है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि कैल्शियम के साथ बोरॉन डालना जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज ये चीज फैलाती है क्योंकि उनका ताकि एज रहे। जो लोग कंपनी सिर्फ कैल्शियम बनाती है, क्योंकि फिशर रैनकैम सिर्फ कैल्शियम बनाती है, ऑक्सीजन का रिलेशन है कैल्शियम मूवमेंट से। इसीलिए हम शुरू में बोलते हैं कि जब प्लांट को शुरू में भी आप कम कैल्शियम डालो, ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट कम है, रिक्वायरमेंट तब भी है, लेकिन कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उस टाइम हाई होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम प्लांट ड्राइव कर लेता है। उसमें प्लांट में उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट आपका अप्रैल में जो लेवल होगा ऑक्सीजन का, वो मई में नहीं रहेगा, वो घट जाएगा, जून में और कम हो जाएगा, जुलाई में और कम हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जब जब आप आगे की तरफ मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रूट की हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप कैल्शियम का लेवल बढ़ा लो, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल नीचे आ रहा है, उससे मोबिलिटी नहीं होगी कैल्शियम की। फिलहाल अभी 3 तरह के कैल्शियम है जी जिसके बारे में लोगों को जानकारी है, चिलेटेड, ऑक्साइड और क्लोराइड। तो आप थोड़ा सा बोले कि इसके बारे में कि देखो चिलेट इज एडवांस टेक्नोलॉजी है। चिलेटेड के ये बेनिफिट्स होते हैं कि वो चिलेट बन जाता है। चिलेट का मतलब होता है नॉन आयनिक, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। उसका ये बेनिफिट होता है कि वो बहुत सारी दवाइयों के साथ रिएक्ट नहीं होता, कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं रहते चिलेटेड का। उसकी एब्जॉर्प्शन है लीफ सरफेस पे, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करता है चिलेटेड। पर इंडिया में ये तो चलो बहुत हाई क्वालिटी चिलेटेड नहीं मिलते, ये अलग बात है। पर ऑक्साइड का बेनिफिट ये होता है कि अर्ली स्टेज पे ऑक्साइड करने से रफनेस नहीं होती। ये जो फार्मर प्रैक्टिस है कि भाई फ्रूट रफनेस नहीं हो रही है शुरू में। क्लोराइड को लास्ट में ले जाए यार, हार्वेस्टिंग के नजदीक, क्योंकि तब तक जो स्किन है फ्रूट का वो काफी हार्ड हो चुका होता है, फिर उसमें रफनेस नहीं होता, उससे बहुत अच्छा फ्रूट फिनिश आ जाता है बिल्कुल लास्ट में। ऑक्साइड को आप शुरू में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑक्साइड जो अवेलेबल है वो शायद मार्केट में कॉस्टलियर भी है। क्योंकि जी जितनी बाहर से इंपोर्टेड बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां है वो सारा ऑक्साइड फॉर्म में ही Oxide मैक्सिमम form में लाता है। प्रायोरिटी ला रहा है। तो और चिलेटेड अगर हमारे देखो इंडिया में चल रहा आपका है। जेब स्पेयर करता है तो आप ऑक्साइड पे रखो प्लांट को, क्योंकि वो बेटर, मेरे हिसाब से बेटर है। पर क्लोराइड
क्योंकि सस्ते हैं, हमने फार्मर की जेब का भी ध्यान रखना है, तो उसी हिसाब से आप लास्ट के स्टेज पे लास्ट के 2 स्प्रेज निकाल सकते हैं। जब हार्वेस्टिंग के लिए आपके 20 दिन रह गए तो आप क्लोराइड पे रखो प्लांट को, उससे आपका अच्छा फ्रूट फिनिश आ जाएगा और कॉस्टिंग भी कम है क्लोराइड्स की। बाकी मैं चाहूँगा जी आप सभी लोग भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जो भी आप लोगों के हैं। बाकी फिर बगीचों की विजिट पे भी जाएंगे। देखो रस्टिंग एक बड़ा ही वाइड टॉपिक है, ये डिपेंड करता है कि इस चीज पे कि रस्टिंग हो कहाँ रही है। अगर आपके दाने के डंडी के पास रस्टिंग हो रही है, या आपके शोल्डर पे रस्टिंग हो रही है, नीचे वाली साइड में हो रही है, या बीच में हो रही है, या आपके जाला बन गया है, मैं सब एक एक सारी तरह की रस्टिंग को हम कवर करेंगे। अगर आपके दाने की डंडी के साथ रस्टिंग हो रही है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इनकम्पैटिबल केमिकल जो आपके डंडी के पास रुक गए और उसने वहां पर रिएक्शन कर दिया, बर्निंग कर दी, उससे रस्टिंग हो गई। दूसरा होता है शोल्डर पे आती है, वो मेजरली पी साइज स्टेज पे जब मटर का दाना या उससे भी छोटा दाना होता है तो फ्रॉस्ट की वजह से डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से शोल्डर पे रस्टिंग आती है। एक रस्टिंग आती है कि ऊपर से यूं भर के यूं पूरे फ्रूट पे फैल गया, वो इनकम्पैटिबल केमिकल की वजह से होती है। खासकर यहाँ पर जो रस्टिंग हो रही है वो जोल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ या जोल को बोरॉन के साथ करने से हो जाती है, क्योंकि उस स्टेज पे हम दोनों करते हैं ये चीजें ट्राई। और जो नीचे वाले लोब्स पे कई बार रस्टिंग हो जाती है, वो भी इनकम्पैटिबल केमिकल की वजह से होती है। एक जाला जैसा बन जाता है पूरे फ्रूट पे, वो पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से होता है। पाउडरी मिल्ड्यू के स्पोर्स उस तरह की रस्टिंग करते हैं जो पूरे फ्रूट पे होता है। अगर पूरे फ्रूट पे जो रस्टिंग है वो टूटी हुई है, ब्रेक हुई है, तो वो ज्यादातर पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से होती है। अगर उसमें लाइन जैसे बने हुए वो रेयर ही होता है तो वो बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेजॉरिटी ऑफ रस्टिंग यहाँ पर फ्रॉस्ट की वजह से होती है। रेड ब्लॉक से क्या पास है सर, उसमें सेंटर में आ गई, बाकी वो फ्रॉस्ट डैमेज है क्योंकि वो बिल्कुल थिन स्किन्ड वैरायटी है, उसमें बड़ी इजीली हो जाता है फ्रॉस्ट डैमेज। 3-4 साल के बाद नहीं आएगा अनिल भाई। और 5 साल तक रेड ब्लॉक से। और धंटा जी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता जो मैं फार्मर से ले पाया हूँ, उसके बाद बहुत बदलाव आया है। हमारी अनिल भाई हमारी इंडस्ट्री में भी जो मेरे पास भी डाटा है लगभग 80% जो रस्टिंग है ना वो मैन मेड है। आपने और हमने केमिकल रिएक्शन से लाई है, जो धंटा जी ने भी बात की। मतलब जो मिक्सिंग हम कर रहे हैं दवाई की, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है, ज़्यादातर रस्टिंग की वजह हुआ है। बम बना देंगे। बम है जी। अभी हम एक बगीचे में जाएंगे जी जहाँ 5 एक तरह की मिक्सिंग हुई थी और पूरी टॉक्सिसिटी आ गई थी पूरे ऑर्चर्ड में। वो भी विजिट करेंगे। हाँ यही साथ है। थोड़ा और कुछ आपके क्वेरीज हो? रूट रॉट की देखो जी, इसमें ना जी 2-3 चीजें हैं। एक और थोड़ा एक चीज कैप से रिलेटेड हम स्टडी कर लेते हैं। जो देखो क्यों जो इस टाइम जैसे आगे ना आपकी जहाँ पर जिन हाइट्स में देखो, जिन हाइट्स में आपके पास अल्टरनेरिया मार्सोनिना की दिक्कत नहीं है, उस हाइट्स में आप मैरीगोन्स स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। जहाँ पर आपको अल्टरनेरिया और मार्सोनिना भी मैनेज करना है, वहाँ पर आप नेटिवो करो। वो सिर्फ हम इस वजह से बोल रहे हैं कि कॉस्टिंग का डिफरेंस है। नेटिवो ज़्यादा कॉस्टलियर है, मैरीगोन थोड़ा सस्ता है, तो उसको आप बीमारी के उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। टाइम बाउंड कितना रखे दोनों तीनों स्प्रेज में? करीब करीब आप देखो, अगर बारिश वाला मौसम रहता है तो 15 दिन से ज़्यादा आप मत छोड़ो प्लांट्स को। अगर आपके पास सिम्टम परसिस्ट करते हैं बगीचे में, जरूरी नहीं है कि आप लगातार नेटिवो मैरीगोन करते रहे, क्योंकि उससे आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप एक बार एक स्ट्रोबुलिन कर दिया, उसके बाद एक प्रोटेक्टेंट ले लो। मैंगोजेब अभी तक मार्केट में मिल रहा है, फिलिंग टाइम है, अवेलेबल है अभी, क्योंकि उससे आपका खर्चा कम हो रहा है। उसको किसी सिस्टेमिक फंजीसाइड के साथ ट्राई करें, जैसे आप उसको आप जोल्स के साथ ले ले, किसी भी, चाहे डाइफेनकोनाजोल है, उस तरह ले ले। एक बार एक स्ट्रोबुलिन करने के बाद इस तरह से प्रोटेक्टेंट पे लाने से आपका खर्चा घटेगा, क्योंकि आपने स्ट्रोबुलिन से क्या कर दिया, वो लेजेंड तो मार दिया, उससे जो स्पोर बन रहे थे वो भी रोक दिए। अब आपको क्या डर है, दूसरे के बगीचे से जो स्पोर आने हैं आपको, उससे आपको प्रोटेक्शन देनी है अपने प्लांट्स को। उसे एक स्प्रे कर दो, से आपको ब्लॉकेज मिल जाएगा, पूरा कवरेज मिल जाएगा, ताकि दूसरे के बगीचों से जो स्पोर आना है उससे आप बचे रहे। तो इस तरह से वो बारिश के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना अपना पीरियड देना। अगर ड्राई वेदर रहता है, देखो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो 17 से 23 डिग्री का टेम्परेचर है, और अगर आपको कितने घंटे की वेटनेस मिलती है, 8 घंटे की वेटनेस मिलती है तो लो इन्फेक्शन होगा, 12 घंटे की वेटनेस मिलती है तो मॉडरेट इन्फेक्शन होगा, 18 घंटे की वेटनेस मिलती है तो हाई इन्फेक्शन होगा। ये एक स्टडी है, मील्स टेबल आप
सर्च करेंगे तो मिल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था कि कितना घंटा की वेटनेस और कितना टेम्परेचर पे किस तरह का लेवल का इन्फेक्शन जाएगा। जीवन चक्र क्या है इसका, कितने टाइम तक, कोई 2-3 जून के बाद ये थोड़ा कम रहता है कि पत्ता मैच्योर हो जाता है। पत्ते की मेच्योरिटी भी एक रीजन है, क्योंकि जो आप अर्ली अप्रैल से कहते हैं कि जून तक ये इसका पीक पीरियड रहता है, और शुरू में सबसे ज्यादा हो तो कहते हैं ये काफी हद तक कंट्रोल। सर अगर आपने शुरुआत में इनोकुलम कंट्रोल किया है, हाँ जी, तो ऐसा नहीं होता सर, बरसात में और भयंकर बहुत दौड़ा जाता है। हाँ जी। देखो पिछले साल की स्टडी में आपको बताऊं, आगे कहते जुलाई में कम आए। देखो पिछले साल क्या हुआ कि बीच में एक ड्राइव, लोगों ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर दिया। झुंझर की बात बताऊं, झुंझर देवरी घाट में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर दिया था। इन द मंथ ऑफ मई हम वहां पर थे, इन्फेक्शन था, तो मई के एंड आते आते और जून के स्टार्टिंग में वहां पर काफी कंट्रोल आ गया था। लोगों ने सोचा काफी अच्छा हो गया, उसमें थोड़ा सा ड्राई भी रहा वेदर और शायद इनोकुलम भी कम हो गया क्योंकि लोगों ने सबने स्प्रे किया। और जैसे ही हमारा सितंबर आया, टेम्परेचर फिर से 17 से 22 आ गया, क्योंकि जब टेम्परेचर और लीफ फिटनेस का बड़ा रिलेशन है इसके साथ। अगर आपका टेम्परेचर 28 प्लस जाता है तो इन्फेक्शन थोड़ा सा कम होता है, और ड्राइनेस हो गई, वेटिंग नहीं हो रही है, थोड़ा सा इन्फेक्शन कम आ जाता है। उस बीच सितंबर में फिर से वो वही रेंज आ गई और लीफ उस टाइम गीली रहने लगी उस एरिया में, और फिर से इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। हमारा सीजन होता है शायद सर यहाँ पे शुरू 20 अगस्त को, तो हम लास्ट स्प्रे कर लेते हैं ख्याल से 5-10 अगस्त को खत्म कर जब स्प्रे। उसके बाद हम बीच में जब सीजन चलता रहता है उसका हम बीच में नहीं डालते, क्या जरूरी है उसका बीच में स्प्रे होगा? सीजन तुड़ान के बाद तो डालोगे? नहीं, तुड़ान के बीच में कोई स्प्रेज नहीं होती है जी हमारे। फिर से बह जाएगी। देखो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने बगीचे में, और दूसरी चीज कि लीफ वेटनेस या बारिशें रहती है कि नहीं। अगर ड्राई रहता है वेदर तो आप थोड़ा सा पीरियड फंजीसाइड का बढ़ा सकते हो, लेकिन आप ये भरोसा मत करो बारिश रहेगी उस बीच, ये मत सोचो कि ये टाइम मेरा लीफ फुली मैच्योर हो गया है, अब मेरे को इन्फेक्शन नहीं आया। हमने पिछले साल देखे हैं रिजल्ट, सितंबर में इन्फेक्शन आया था जो देवरी घाट एरिया में, सितंबर में फैला फिर से इन्फेक्शन। तो इसका कोई खास रिलेशन नहीं है। ये जरूर है कि जो ससेप्टेबल होती है, जो न्यूली मैच्योर्ड लीव्स होती है, नई लीव्स है, इमेच्योर लीव्स है, उसमें ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जब शीट स्कैब होती है तो आप एपिकल पोर्शन में देखोगे कि ज्यादा इन्फेक्शन होता है वो, क्योंकि उसकी जो वॉल्स है उसकी उतनी थिकनिंग नहीं होती हुई, तो जो उसके माइसीलियम है वो बड़े इजीली हॉस्टोरिया वो पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल वॉल में। सर देखो एज ए जनरल रूल ना जी, छोटे बच्चे और बूढ़े बीमारी के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, बीच वाले ठीक रह जाते हैं। तो ये अगर पत्ती मैच्योर हो रही है तो उसमें तो जनरली राइपनिंग और लाइफ एंडिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वो तो और चीजों के लिए और ज्यादा प्रोन होगी थी। जो वो गिरती हुई इमारत होती है उस पर कोई भी आके ठोकर मारता है तो एक पत्थर निकलना शुरू हो जाता है। तो पत्ती जो बूढ़ी होगी वो और ज्यादा प्रोन होगी, और जो जितनी यंग होगी, ये खाली मिडल की पत्ती रहती है जिनमें इतना नहीं दिखता। आपका पतझड़ जो आता है वो सबसे नीचे की पत्तियों से चालू होगा। क्यों? क्योंकि जो मार्सोनिना है ये एक राइपनिंग फंगस है, ये राइपनिंग के साथ दौड़ती है। जो आपका ये मिथ है ना कि ये नहीं दिखती है जी जून वगैरह में, जुलाई अगस्त में, क्यों? क्योंकि आप उस टाइम में मार्सोनिना के दर्शन कर रहे होते हैं जो राइपनिंग के साथ दौड़ते हैं। जब क्या होगा, फ्रूट पकेगा, इथिलीन बनेगी तो मार्सोनिना भी और ज्यादा तेजी से बनती है। जो आप इथेनॉल स्प्रे करते हैं नॉर्मली, वो भी एक प्रैक्टिस है जिसने मार्सोनिना को एक बड़ा तमगा दिया थी बीमारी का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक टाइम पे बहुत ज्यादा तेजी उस पर वो किया। ये तो माइनर पैथोजन था, ये तो कभी मेजर पैथोजन नहीं था। तो हमारी जो गलत प्रैक्टिस है कई बार वो किसी माइनर पैथोजन को एक मेजर पैथोजन बना के मार देती है। ये जो मार्सोनिना है बाकी कंट्रीज में कितना रिपोर्टेड है जी कि बड़ा मेजर डिजीज, और हमारी जगह पे ये एक मेजर बीमारी चलती है। बाकी कंट्रीज में तो इसको बीमारी मानते नहीं है, बहुत वीक फंगस है। लेकिन जो हमारा यहाँ प्रैक्टिस है कि इथिलीन हम स्प्रे करते हैं, वो जनरली ये डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि राइपनिंग चीजें जब राइप होनी शुरू होती है तो इथिलीन रिलीज होता है। जैसे जैसे आप तभी हम बोलते हैं कि जो 60 डेज आफ्टर फुल डेवलपमेंट ऑफ लीफ है वो स्टेज होता है जब मार्सोनिना का अटैक आता है, क्योंकि उस टाइम इथिलीन का लेवल ऊपर आ जाता है, तो इसीलिए मार्सोनिना का अटैक आता है। वैसे ऐसा ये बहुत वीक फंगस है, लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियली राइपनिंग एजेंट है जो हम इथ्राल यूज करते हैं उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिक्कत। 2 मेजर प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब इस साल और आई, एक सैला आई थी और एक रसेट माइट आई थी, क्योंकि आपने देखे हो गए पियर बहुत है हमारे अभी यहाँ ना जी,
तो सबके प्रॉब्लम आ रही है रसिस्ट की। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई ये किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से है, तो आप कैसे इसको देखते हैं और क्या बताएं? पियर सिला, अगर आप सबसे पहले हम रजट माइट की बात करेंगे, पियर रस्ट माइट की बात करेंगे। जो पियर रस्ट माइट है एक तरह की एरियोफिट माइट है। ये फाइटोफेगस माइट से अबिट डिफरेंट है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर में भी और फिजियोलॉजी में भी थोड़ी सी, पर है ये एक तरह का माइट ही। इसका अटैक आपको जैसे ही आपका बल्कि इस बार तो बहुत अर्ली स्टेज पे ही अटैक आ गया था, लगभग आपका जब टाइट क्लस्टर स्टेज था नाशपाती में, तब स्टेज इसमें हल्का हल्का अटैक कई पौधों में दिखना शुरू हो चुका था। आप कैसे जज कर सकते हैं कि रस्ट माइट का अटैक आ गया है? आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो नई ग्रोथ है उसकी जो चोटी वाली पोर्शन है वो हमेशा क्रिंकल कर जाएगी। अगर आप उसकी चोटी की छोटी छोटी पत्तियां है उसको हाथ तोड़ेंगे और यूं तोड़ेंगे तो वो आपको पापड़ की तरह टूटेगी, तो ये समझो कि रस्ट माइट का अटैक आ गया। जब तो आपको नाशपाती में दिखनी शुरू होती है वो बहुत लेट हो चुके तब तक के लिए। जो लोअर पोर्शन में ब्लॉसम एंड होता है नाशपाती का, उसमें जब वो रस्टिंग कर देती है वो तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। तो इसके लिए हमारे को अर्ली ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। अर्ली स्टेज पे हमारी यूनिवर्सिटी अभी इसकी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटीज या यूरोप की यूनिवर्सिटीज है इसके लिए फेनपायरोक्सीमेट और एबेसिन रेकमेंड कर रहे हैं। किस ब्रांड नेम से आ रहा है जी? एबेमेक्टिन इसमें केमिकल है, वो एबेसिन क्रिस्टल का आ रहा है मार्केट में, या आप टाटा का सेडना है जो एससी फॉर्मुलेशन है, या नियॉन है वो ईसी फॉर्मुलेशन है। ये दोनों फेनपायरोक्सीमेट है और इसकी स्प्रे आप शुरू में करें तो आपको काफी आराम होगा। बल्कि जिन ऑर्चिडिस्ट को हमने इस पर करवाई है तो उनके रस्ट माइट अभी तक नहीं है। और एक दूसरी प्रॉब्लम पांचटा जी ने बताई कि सिला, पियर सिला का अटैक आ रहा है। ये भी अर्ली स्टेज पे ही अटैक करता है। जब आपका लगभग पेटल फॉल होता है उस स्टेज पे पियर सिला का अटैक आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रूट के ऊपर जो ये सिला से वो चिपके रहते हैं, खासकर जो डंडी वाली साइड है, ब्लॉसम एंड नीचे वाला साइड होता है, डंडी वाली साइड से आपको अटैक शुरुआत होती है इसकी। अब इसको आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? जो आपके जहां पर आपका फूल खिलता है, फूल खिलने के साथ जो साथ में छोटी छोटी पत्तियां डेवलप होती है शुरू में, उनकी क्रिंकलिंग हो जाएगी, कपिंग हो जाएगी उनकी। आप ऑब्जर्व करेंगे उसके मिड रेप पे उसने खा रखा है, उसने डैमेज कर रखा है। आप मेरे पास प्रोजेक्टर होता तो आपको इमेज दिखाता मैं। उसकी जो साइड आप अगर आप देखना चाहते हैं अभी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी भी वो लीव्स दिख रहे हैं। जहां पर पियर सिला का अटैक है वहां पर फ्रूट के साथ जो नीचे छोटी छोटी लीव्स है उसकी मिड रिप खा रखी है और वो यूं मुड़ रखी है, छोटी सी कपिंग हो रखी है उनकी। तो उसका मतलब उसमें सिला का अटैक था। और ओब्वियसली फ्रूट पे तो आप देख ही रहे हैं उसमें रस्टिंग हो गई है, खासकर डंडी वाली साइड से छोटे छोटे स्पॉट्स आ गए हैं और उसमें लाइनें जैसी बना दी है उसने पियर सिला ने। अब अडल्ट आपको नहीं मिलेगा, अब स्प्रे करने का कोई सिला के लिए कोई फायदा खास है नहीं, क्योंकि वो अडल्ट उड़ के डैमेज करके निकल चुका है। लास्ट ईयर धनराज जी सबसे पहले मेरे आई थी रेसिड माइट, और इस साल मैंने सबसे पहले उसको स्टार्टिंग में रोके, इस बार 1% भी नहीं है, पहले ही इलाज कर दिया था उसका और नियोन से कर दिया था, और नियोन शायद बंद ही हो गया अब तो। हाँ उनका कुछ इश्यूज है, लेकिन इसा एग्रो मिटिगेट निकाल रहा है, मार्केट में आ रहा है उनका मिटिगेट। फेनोपायरोक्सीमेट आपने याद रखना है, फेनपायरोक्सीमेट और एबेमेक्टिन दोनों ही काफी इफेक्टिव है एरियोफिट माइट के लिए, वो आप जरूर ट्राई करें। बल्कि अगर आप, क्योंकि हम देखो बगीचों में नाशपातियों के बगीचे पौधे बीच बीच में लगा रखे होते हैं, हमने वेस्ट लैंड पे लगा रखे, तो अब सेपरेट स्प्रे करना, 2 स्प्रे करना वो भी बड़ा मुश्किल काम है। और हमारी थोड़ी प्रैक्टिस रहती है, हम ग्रोथ रेगुलेटर भी करने हैं यार बीच में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो सेडना है एससी फॉर्मुलेशन है उसकी कंपैटिबिलिटी है थायमिथॉक्साम्स के साथ। एससी और उसको भी आपने क्लियर करना, एसजी एससी सारा एक्सप्लेन करना आपने। हमें कंपैटिबिलिटी के बारे में ही नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं। वो उसकी कंपैटिबिलिटी है तो सिंगल स्प्रे में आप मैनेज कर सकते हैं 2 प्रॉब्लम्स, तो वो करना चाहिए। बाकी जहां तक कंपैटिबिलिटी की इशू है, इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई कंपैटिबिलिटी की, लोगों के रस्टिंग हो गई, फ्रूट में रस्टिंग हो गई, लीव्स येलो हो गए, ये सारी प्रॉब्लम रही। अब हमारे को देखना है कि हम कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करें। कंपैटिबिलिटी का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले तो लेबल ले लो, जैसे एंट्राकॉल पे पर्ची चिपकी रहती है या किसी भी फंजीसाइड में पर्ची चिपकी रहती है, उसको जरूर पढ़े आप। कई जो कंपनीज है वो बताती है कि ये केमिकल इन दवाइयों के साथ कंपैटिबल है, इनके साथ नहीं करना है आपने। सबसे अच्छा तरीका वो है। दूसरा तरीका है कंपैटिबिलिटी चार्ट। जो कंपैटिबिलिटी चार्ट आपको बुक के पीछे छपे मिलते हैं या इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, एक साइड फंजीसाइड लिखे रहते हैं, एक साइड इंसेक्टिसाइड, और उनकी कंपैटिबिलिटी कंपेयर की गई होती है। तो रेड येलो ग्रीन से उनको दिखाया जाता है कि भाई अगर ये ग्रीन है तो वो कंपैटिबल है, येलो है तो पार्शियली इनकम्पैटिबल या कंपैटिबल है, या रेड है तो बिल्कुल ही इनकम्पैटिबल है।
तो दिक्कत इसके साथ ये है कि जो हमारे कंपैटिबिलिटी चार्ट्स है, वो कंपैटिबिलिटी चार्ट में बहुत सारे पुराने केमिकल है और हर साल नए केमिकल मार्केट में आ जाते हैं, तो उनकी कंपैटिबिलिटी आपको नहीं देखने को मिलती। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है जो आप सब अपने बगीचे में कर सकते हैं, वो है जार टेस्ट। अब जार टेस्ट कैसे करें, कैसे केमिकल को मिलाए कि कम से कम इनकम्पैटिबिलिटी हो, उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपने वो चीज सबसे पहले ड्रम में डालनी है जो सबसे मुश्किल से घुलने वाली है, और उससे कम मुश्किल से घुलने वाली सेकंड नंबर पे, उससे कम मुश्किल से घुलने वाली मतलब इजीली घुलने वाली थर्ड नंबर पे, और जो आप सर्फेक्टेंट डालते हैं या स्टिकर्स डालते हैं वो सबसे लास्ट में डालने हैं। हमारी क्या प्रैक्टिस रहती है, स्टिकर्स हम सबसे पहले डालते हैं कि यार इसमें ना बढ़िया ये घुलेगा, इसमें वो उल्टा प्रैक्टिस है, सर्फेक्टेंट सबसे लास्ट में डाले आप। अब आपने जार टेस्ट करना है। जार टेस्ट में एग्जांपल लेता हूं, आपने चेक करना है बोरॉन, एंट्राकॉल, स्कोर, मैरीगोन, और एक आपने डालना है मल्टीप्लेक्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये कंपैटिबल नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जो थंब रूल्स है कि कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी आप कैसे बिना चेक करके भी बोल सकते हैं कि ये इनकम्पैटिबल है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, साथ में उसमें सर्फेक्टेंट डालना है आपने। अब क्या सीक्वेंस रहेगा दवाई का ड्रम में डालने का, सबसे पहले आप क्या डालेंगे, सबसे मुश्किल से घुलने वाली चीज वो कौन सी है, बोरॉन। अगर आप 19-19 डाल रहे हैं तो 19-19 भी, वो भी मुश्किल से घुलने वाली चीज है, वो शुरू में डाले आप। उसके बाद डालनी है आपने वेटेबल पाउडर, एंट्राकॉल इज वेटेबल पाउडर। उसके बाद आपने क्या डालना है, एस, और उसके बाद हम डाल रहे हैं मैरीगोन, सॉलेबल लिक्विड है, सॉलेबल कंसंट्रेट है, वो डालेंगे। उसके बाद सॉलेबल लिक्विड जैसे आपके एग्रोमिन है, मल्टीप्लेक्सेस है, सबसे लास्ट में आपका स्टिकर्स सबसे लास्ट में डालें। अब आपको ब्रॉडली हम बताए कि फॉर्मुलेशंस आप सब जानते ही है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि वेटेबल पाउडर कौन कौन से है, इंडोफिल, एंट्राकॉल, WP लिखा रहता है, वो सारे वेटेबल पाउडर है WPs। और एक फॉर्मुलेशन आती है आपकी सॉलेबल ग्रेन्यूल्स एंड SG फॉर्मुलेशन, जैसे आपका नेटिवो है, थायोमिथॉक्साम्स है, ग्रेन्यूल्स आते हैं और पानी में डालते ही घुल जाते हैं। एक फॉर्मुलेशन है ECs, इमल्सिफाइल कंसंट्रेट, ऑयल जैसे होते हैं, पानी में डालते दूधिया हो जाते हैं, वो सारे इमल्सिफाइल कंसंट्रेट्स है। एक फॉर्मुलेशन आती है सॉलेबल कंसंट्रेट्स, जैसे आपके अलांटो है, मैरीगोन है, गाढ़े लिक्विड रहते हैं, पानी में डालते घुल जाते हैं। और एक फॉर्मुलेशन रहती है कि आपके सॉलेबल लिक्विड्स, जैसे एग्रोमिन है, मल्टीप्लेक्सेस है, एम्बिशन है, सब क्वेंटिस है, स्टेप्टेंटेनल है, ये सारे सॉलेबल लिक्विड्स है। तो अब इनकी फॉर्मुलेशन, क्योंकि दवाई का बहुत ज्यादा रिलेशन है फॉर्मुलेशन से, आप कभी भी EC, अब थंब रूल्स की बात करें तो आप कभी भी ECs को न्यूट्रिएंट्स के साथ नहीं डालेंगे, मल्टी न्यूट्रिएंट्स को किसी के साथ मिक्स मत करो, वो हमेशा रिएक्शन करेगा। जैसे एग्रोमिन है, मल्टीप्लेक्स है, जिसका ऑर्गेनिक बेस है, उनको कभी मत मिक्स करो। अब हम बात कर रहे थे जार टेस्ट की। अगर आप जार टेस्ट करें, मान लीजिए आप बोरॉन और स्कोर का जार टेस्ट आपने करना है, तो आपने एक जग गिलास का पानी का गिलास लिया आधा भरा, उसमें एक चुटकी आपने बोरॉन डाल दिया, घोल दिया, घुल जाएगा। उसके बाद आप उसमें एक ड्रॉप डालो स्कोर की, तो एकदम फट जाएगा, उसमें जैसे लस्सी फट जाती है ना, उस तरह फट जाएगा, ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, तो समझो कि इनकम्पैटिबल है। या केमिकल आप जो भी दवाई घोल रहे हैं, सीक्वेंस उसने आपने वही रखना है जो हमने बताया कि आपको सबसे मुश्किल से घुलने वाली चीज है वो सबसे पहले डालनी है। तो जो दवाई अगर आपको घुलने के बाद वो नीचे सेटल हो जाती है, नीचे इकट्ठा हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो समझो कि वो इनकम्पैटिबल है। खासकर ऐसा न्यूट्रिएंट्स के साथ होता है। अगर आप 13045 को बोरॉन के साथ मिक्स करेंगे, वैसे कंपैटिबल है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन कई बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो आप अपने लेवल पे ये चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक बार तो घुल गया, आपको लगता है कंपैटिबल है, तो उसको हमेशा थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रखो, देखो उसको कि वो कहीं लेयर्स तो नहीं बना रहा। ऊपर कई बार ऐसे 3 लेयर्स बन जाती है, एक बिल्कुल साफ लेयर, फिर थोड़ी सी गाढ़ी, फिर नीचे सबसे ज्यादा गाढ़ी। अगर इस तरह के आपके पास लेयर्स बन रहे हैं तो समझो कि वो इनकम्पैटिबल है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है जार टेस्ट का, क्योंकि हर साल मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हर एक की कंपैटिबिलिटी आपको चार्ट्स में नहीं मिलेगी देखने को। और कितनी बार आप पूछते रहोगे कि भैया क्या कंपैटिबल है, नहीं कंपैटिबल है, ये आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। तो जहां तक थंब रूल की बात कर रहे थे हम कि जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे एग्रोमिन है, मल्टीप्लेक्स है, एम्बिशन है, इसाबियन है, इनको आप ECs के साथ नहीं करेंगे, ना ही इनके साथ कभी आप बोरॉन या कैल्शियम वगैरह डालेंगे।
13045 सेवरा के साथ भी कंपैटिबल नहीं होते, ऑर्गेनिक बेस और मल्टी न्यूट्रिएंट्स, तो इनको अवॉइड करें इस बार। और एक हमने फील्ड में देखा कि जो शमीर की बात कर रहे थे, शायद वो तो बात हो चुकी है, उससे कई बार समर ऑयल्स के साथ नजदीक करने से फाइटोटॉक्सिसिटी। और पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है जी लोगों का कि मल्टीप्लेक्स और एग्रोमिन से फ्रूट रस्टिंग सबसे ज़्यादा हुई, जिसने भी डाला उसके भी रस्टिंग। वो यही कारण है, लोग मिक्सिंग कर देते हैं मल्टीप्लेक्स की, खासकर जोल्स के साथ, क्योंकि आप मल्टीप्लेक्स को कब करते हैं? पेटल फॉल के बाद, या मटर के बराबर दाना बन गया, अखरोट के बराबर अखरोट से पहले कंचे के बराबर तक करते हैं लोग मल्टीप्लेक्स को, और उस टाइम सब लोग ज्यादातर जोल्स करते हैं, तो वो एक कारण है। सर जैसे मिक्सिंग करते हैं, मान लीजिए फटी नहीं दवाई, क्या उससे दवाई की एफिकेसी कम हो जाती है? हमेशा देखो, जो साइंस ये बोलती है कि भैया कभी भी मिक्सिंग मत करो, खासकर इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि उससे एफिकेसी घटनी ही घटनी है। एक तो पीएच का बड़ा रिलेशन है, डॉक्टर साहब इसके बारे में बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको कि पीएच का कितना का रिलेशन है दवाई का। और डॉक्टर साहब एक पानी का पीएच भी आजकल चलाया है कुछ कंपनीज ने, कि पानी का भी एक पीएच होता है, उसका कितना रोल है हमारी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स? सोल्यूशन है ना जी फंजीसाइड का, अगर आप मैक्सिमम जो ये आपने बात बोली ना पानी का पीएच, या इसको आप सोल्यूशन का पीएच देखिए, तो क्या होता है जो फंजीसाइड है सोल्यूशन, उसका पीएच हमेशा 6.5 से नीचे, 6 से नीचे जाता है, जब वो 5.5 से 6.5 के बीच में, तो एफिशिएंसी बढ़ती जाती है फंजीसाइड। पर जब आप इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ मिक्स करते हैं, अब उस माइक्रो न्यूट्रिएंट का नहीं पता जिसमें 7 या 8 आपके न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स है कि वो सोल्यूशन का पीएच क्या रखेंगे। स्पेशली जब आप देखेंगे कि फंजीसाइड और कैल्शियम को जोड़ते हैं कई बंदे, तो कैल्शियम तो बेसिक बनाएगा जी आपका पीएच, और वो फंजीसाइड की सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि वो एसिडिक होना चाहिए। अब फटा नहीं, वो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उसकी अगर एफिशिएंसी घटती है तो फिर जहां उसने 60 बीज मारने थे, अगर वो 40 ही मारता है तो कोई इस्तेमाल नहीं। फिर सर अब वो अगली स्प्रे का टाइम जल्दी करना पड़ेगा, उससे तो फर्क पड़ेगा। हाँ, वो आपको सेपरेट ही करने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, अगर आप कर न्यूट्रिएंट सको। वैसे ना मत जोड़ो औरों के साथ, क्योंकि काफी जगह हम लोग पानी बचाने के चक्कर में, टाइम के चक्कर में करते हैं, लेकिन स्पेशली आई है इस बारी भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट लोगों ने मिला के स्प्रे किया, और उसके 6-7 दिन के बाद बंदे को काले दाग नाशपाती में लेके चले हुए थे, जो पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा था बंदे को खुद को कि यार अब ये कौन सी नई बीमारी आ गई होगी जो चली नहीं है। फिर वो बाद में बड़ी धीरे धीरे जब बंदे को पूरे तो ना क्या क्या किया, तब दिखता है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट घूम रहा है 1-2 जगह पे, जो पत्तियां भी काली हो रही है नाशपाती की, और फ्रूट पे भी रस्टिंग आ रही है और दाग आ रही है। और इसी चीज़ में डॉक्टर साहब मैं आपसे राणा जी एक चीज़ जोड़ूंगा, जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है फार्मर की, रूट रॉट और कॉलर रॉट। इस पे भी आप केमिकल और बायो बोथ। रूट रॉट के ना सर 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखो जो रूट रॉट फंगस है, ये बड़ी क्लासिकल जैसी फंगस है, ये आपकी जड़ से जड़ टच होगी तभी फैलेगी जी जमीन में। ये जब आपकी कैपिलरीज बनी हुई है ना, जब इसका क्या कहते हैं स्पोर होगा, वो एक जड़ से दूसरी में भी जाएगा, पानी के साथ भी जाएगा, और ऐसे भी घूमेगा सर। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो फंगस है, ये 5 से लेकर 6.25 के बीच में बहुत बढ़िया ग्रो करती है। अब क्या होता है, हम जब सारे लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, जितने भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं, ये सॉइल ले जाते हैं एसिडिटी की ओर से। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं आपके इनके रेगुलर रूटीन में कैसे निकले। एक तो भी आपको बरसात में दिख जाएगी, जब जाली जैसी बनी होगी कि वहां पर रूट रॉट लगा हुआ है। तो देखो, अगर हम सर्दी से ही शुरू करते हैं, अगर आप देखो रूट रॉट होना, तो पहले एक चीज बोलूंगा साहब कि पीएच का टेस्ट जरूर कराओ आप अपना, क्योंकि अगर आपकी सॉइल की पीएच एसिडिक है तो सॉइल में फंगल बीमारियां रहेंगी ही रहेंगी। आपने न्यूट्रिशन का कुछ मत कराओ, बाकी चीजें ना कराओ। हमारे केवीके में यहाँ पर जो रोडू केवीके है, यहाँ पर सॉइल साइंस लैब लगी है, यहाँ खाली आके अपनी मिट्टी का पीएच चेक कराओ साहब। अगर आपकी पीएच एसिडिक है तो सबसे पहला ये काम करो कि जो सर्दियों में हम चूना डालते हैं ना जी, वो डोज कैलकुलेट करके जरूर डालो। इसी के साथ साथ अगर आप उसी तौलिए में जब आप सर्दियों कौन सा चूना डालना चाहिए जी? है जी, कौन सा चूना पड़ेगा? चूने वाला जनाब। अगर जल्दी देना है, लेट देना है तो थोड़ा डाल दो। खाली इसमें फर्क यही पड़ता है जी कि आपकी ब्रेकेज टाइम कितना लग रहा है। जो आपका डलादार चूना है वो ब्रेकेज टाइम ज्यादा लेता है,
जो आपका चूरा है वो मिलता जल्दी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करके डालना सर पीएच के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने यहाँ चूना डालने को बोला, बंदा लाएगा सीधे 5-5 किलो डाल देगा, मेरे भाई ऐसा ना करना, तब जड़े जल जाएंगी, फिर मेरे साथ पे मारोगे। नहीं जी चला जी, इधर भी हमारे भी चला एक बार 2 और एक ने डाला और पूरे ट्रक हो गए, ट्रक उतरे नदी से लेकर ऊपर हाइट तक। नहीं तो वो फिर आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना कि कितना उसका स्टेटस है और आप कैसे, देखो ये क्या माहौल, जो मैंने डिजीज ट्रायंगल में बोला ना जी कि क्लाइमेट, तो आप वो सॉइल का क्लाइमेट चेंज करो। अब जब आप वो चूना डालते हैं तो हम नॉर्मली बोडेक्स मिक्सचर में डालते हैं चूना और नीला तोता। तो जब हम पहले तौलिए, अगर आपको याद हो, सर्दियों में बनाए जाते थे बर्फ पड़ने से पहले, तो उस दौरान वो चूना और नीला तोता डाल के इस तौलियों में मिक्स किया आपने, जो चूना डाला उसकी आधी क्वांटिटी नीले तोते की डाल दो, ठीक है साहब, और बाकी बर्फ और पानी को अपना काम करने दो। क्या होगा, वक्त के साथ जब बर्फ पड़ेगी, वो मिलेगा, घुलेगा, नॉर्मली उसमें घूमना शुरू करेगा। ठीक हो गया सर। अब जब आप आगे जाते हैं, जब वो रूट रॉड पे जब आप और आगे चलते हैं, तो इसमें फंजीसाइडल ड्रेंचेज शुरू हो सकते हैं। एलीट है, रिडोमिल है, जिनेब है, ये सारे कारगर साबित होते हैं। ऐसे नहीं है कि खाली आप केमिकल पे ही जाएंगे। अब जब आप इसके साथ साथ केमिकल से आपको लगता है कि अब आपका पीएच भी ठीक हो गया और आपने केमिकल से कंट्रोल भी ले आया है, तब आपके आप बायोलॉजिकल भी यूज कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, वेरिडी है, नॉर्मली आपको मिलती है वेरिडी, पर हर्जियानम ज्यादा बढ़िया है, तो उसको भी एडिशन कर सकते हैं कि आप फरवरी मार्च में उसकी एडिशन धीरे धीरे करना शुरू करें। जो लोग पानी में देते हैं वो पानी में गुड़ का बेस बना के उसको पानी में डालें और उसको दे दें ड्रेंचिंग। जो लोग ऐसी पाउडर देते हैं, तो जिनके नहीं है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि बरसात में अभी अपने बगीचों में तौलियों में डाल देंगे, तो वो खुद अपना काम करना नीचे जाके शुरू करें। यही 2 फंडे हैं सर, पीएच बदलो और फंजीसाइड करो, और कोई रूट रॉट का नहीं इलाज। असली चीज है, देखो हम लोग काफी चीजें ऐसी कर रहे हैं कि हम बोलते हैं केवल केमिकल फंजीसाइड इस्तेमाल करो, लेकिन अगर सॉइल में बीमारियां लगी है तो वो काफी हद तक आप सॉइल की पीएच को बदल के आप इन छोटी मोटी बीमारियों पे काफी ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। पीएच कहां से बदली जाएगी? आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम से। आप उसमें क्या अमेंडमेंट, कोई भी खाद आप डालते हैं, चाहे वो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, म्यूरेट ऑफ पोटाश को छोड़ के साफ थोड़ी नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट डालोगे, यूरिया डालोगे, कुछ भी सारे एसिडिक बनाएंगे। जब ये एसिडिक बनाएंगी तो उस एसिडिक माहौल पे रूट रॉट ज्यादा चलती है। कॉलर रॉट जो आपने बोला, वो पानी खड़े होने की समस्या ज्यादा है जी, उसका मतलब कि बंदे की तौलिए की मैनेजमेंट खराब है। ड्रेनेज और साथ में एक जो आ रही है, जो सॉरी यंग ऑर्चर्ड्स में जो आ रही है आप हमारे, जिसको हम कॉलर रॉट बोल रहे हैं, जिसमें पेड़ एकदम झुलसा हुआ दिख रहा है, वो स्क्लेरोशियम का टैग भी है। और अगर वो आप देखेंगे तो 6-7 साल तक के पौधों पर ही स्क्लेरोशियम फंगस अटैक करती है, तब तक उसकी खाल नरम होती है पेड़ की, वो उसको इन्वेड कर सकता है, उसके बाद नहीं लगती। तो जो 5-6 साल तक के आपके पौधे जा रहे हैं, जो बाद में हमें कॉलर रॉट का लग रहा है, तो उसमें पहले हमें स्क्लेरोशियम का इलाज करना पड़ेगा सर, सिम्टम देख के। अगर स्क्लेरोशियम है तो क्लोरोथेलोनिल और ब्लाइट कॉपर बेस्ड आपके पास बहुत बढ़िया फंजीसाइड्स है, जो आप यंग नॉन बियरिंग प्लांट्स में लगातार इस्तेमाल, स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रेंच भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो जी? है जनाब, या बगीचे की विजिट पे जाए? चलो वहाँ पर भी क्वेश्चन ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है।